स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि सी जो प्रोग्रामिंग जब हम लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। वैसे ईमेल लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। उसी प्रकार ये जो सी प्रोग्रामिंग जब हम लिखेंगे बनाएंगे तो उसका लिखावट मतलब उसको किस प्रकार लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखाएगा, वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला गया सी लैंग्वेज में जब हम, ठीक है यहाँ पे काट लेंगे। सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे प्रोग्राम को हम 6 डिफरेंट फंक्शंस में बांट सकते हैं। ये फंक्शन कुछ इस प्रकार हैं। पहला हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। दूसरा है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट या फिर जिसको लिंक सेक्शन भी कहा जाता है। फिर बोला गया है डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है, सी लैंग्वेज में सभी 6 सेक्शन मिलकर सी प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पे ओवरव्यू है सी प्रोग्रामिंग का कि कैसे हम उसको अलग अलग सेक्शनों में यहाँ पर बांटा है। ठीक है, सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्रामिंग, एक सेकंड पॉइंटर ले लो, कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो उस प्रोग्रामिंग को 6 डिफरेंट सेक्शन में बांट सकते हैं। ये सेक्शन कुछ इस प्रकार है, अभी हमने सभी को पढ़ के बताया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन रहेगा ये वाला डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक बोला गया है, लिंक ब्लॉक या फिर सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर डेफिनेशन ब्लॉक, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक, फिर मेन फंक्शन डिक्लेरेशन ब्लॉक जिसके अंदर हम डिक्लेरेशन करते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट फाइल जो कि सच में एग्जीक्यूट होते हैं, वहीं पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक, यहाँ पे हम फंक्शन बनाकर उनको अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को एक एक करके हम आगे देखेंगे। तो पहला हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, पॉइंटर ले लेते हैं हम। प्रोग्राम को डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसे स्क्रीन पर प्रिंट नहीं करता। कमेंट सिर्फ उस प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के काम आता है। प्रोग्रामर कमेंट के अंदर उस प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम, ऑथर का नाम जो उस प्रोग्राम को बना रहा है और दूसरी जानकारियां जैसे कि प्रोग्राम डेट कि वो किस दिन प्रोग्राम उसने बनाया, ठीक है, उसका उद्देश्य मतलब वो प्रोग्राम किस लिए बनाना चाह रहा है, फिर प्रोग्राम क्या चीज के बारे में है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल बना हुआ है, देख सकते हो। जैसे कि हम क्या क्या डाल सकते हैं, ये कमेंट करने का तरीका है। स्लैश के बाद जब हम स्टार लगाते हैं, देखो एक तो होता है डबल स्लैश, डबल स्लैश के बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा जो कंपाइलर होता है उस लाइन को इग्नोर कर देता है, सिर्फ उस लाइन को। लेकिन जब हम स्लैश के बाद स्टार लगाते हैं, ठीक है, तो जब हम दोबारा स्टार और स्लैश लगाते हैं तो इनके बीच में जितना भी कुछ लिखा जाएगा सभी को हमारा प्रोग्राम कमेंट मानेगा। तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइल का नेम, कि हमारा फाइल का नाम क्या है, हेलो डॉट सी, सी का फाइल है तो। ठीक है, ऑथर का नेम तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। डेट 27/10/2023, आप आज का जो डेट है वो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिक्लेरेशन, अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑड और इवन नंबर, ये है फाइल का काम। ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखा वहां पे, मैंने गलत पढ़ दिया। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम ये सभी चीजें बताते हैं कि हमने क्या फाइल है, कब बनाया, ऑथर कौन था और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर है हमारे पास प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट या लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन के अंदर हम अपने प्रोग्राम में उपयोग होने वाले सभी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। लिंक सेक्शन में हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वह सिस्टम लाइब्रेरी से उन हेडर फाइल को जिसे हमने लिंक सेक्शन में डिक्लेयर किया है उसे हमारे इस प्रोग्राम पर लिंक कर दे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि हैज इंक्लूड studio.h जो कि अभी हमने लास्ट यूट्यूब में देखा भी था, हमारा जो वीडियो था उसमें। हैज इंक्लूड conio.h, हैज इंक्लूड string.h, हैज इंक्लूड math.h। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है। मतलब वो फाइल जितने भी स्टैंडर्ड आउटपुट वाले फंक्शंस हैं अगर उसका हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उनके लिए ये जो हमारा studio.h है इसका यूज करते हैं। जनरली जितने भी सी प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें हम इसको कॉल करते ही हैं। फिर आता है conio.h, ठीक है, ये भी एक इनपुट आउटपुट फंक्शन है जहाँ पे हमारा कुछ कुछ जो बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे गेट ch या फिर रिटर्न जीरो, क्लियर स्क्रीन, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। string.h, स्ट्रिंग वाले जितने फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम string.h का यूज करते हैं।
मैथ डॉट एच अगर कोई मैथमेटिकल टास्क है जो कि ज्यादा, जैसे कि मैट्रिक्स बनाना है या फिर कुछ और करना है, तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लिंक सेक्शन में इन सब हेडर फाइल के अलावा बहुत सारे हेडर फाइल भी होते हैं जिसे हम जरूरत पड़ने पर अपने प्रोग्राम में लिंक कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको हेडर फाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉट एच इसका एक्सटेंशन है। डेफिनेशन सेक्शन ब्लॉक सी लैंग्वेज में हम जितने भी सिंबल्स कंस्ट्रेंट का उपयोग करते हैं उसका डिफाइनेशन इस सेक्शन में करते हैं, इसीलिए इस सेक्शन को डेफिनेशन सेक्शन कहते हैं। जैसे कि मैक्रोस को डिफाइन भी इसी सेक्शन में किया जाता है। एग्जांपल के लिए हैज डिफाइंड पाई 3.14। आपको पता होगा कि जो हमारा पाई होता है, पाई जो इस प्रकार दिखता है, इसकी वैल्यू होता है 22/7। जब इसको हम पॉइंट्स में लेके आते हैं तो 3.14 के आगे ये चलते जाता है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब जो पाई की वैल्यू हमने दिया है ये वैल्यू इतना ही रहेगा। ऐसे नहीं कि ये 4 से 5 हो जाएगा या फिर ये 3 से 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा कोई वैल्यू जिसको हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, वो पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहे, वही रहे, उसकी वैल्यू बदले ना, इसलिए हम उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आता है माइक्रोस क्या है। अभी हम लास्ट पेज में था माइक्रोस क्या है। तो व्हाट इज माइक्रोस इन सी? माइक्रोस एक तरह से आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मतलब पहचान करने वाला, जो साधारण कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं ताकि इन्हें नॉर्मल वेरिएबल से अलग दिखाया जा सके। वेरिएबल एक नाम होता है, ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस को डिफाइन करने के लिए हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। इसका बेसिक सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि हैज डिफाइंड माइक्रोस नेम माइक्रोस एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। हैज डिफाइंड ट्रू 1, ट्रू की वैल्यू हमने क्या डिफाइन किया? ट्रू की वैल्यू 1 है। हैज डिफाइंड फॉल्स की वैल्यू 0 है। हैज डिफाइंड जो हमारी पाई की वैल्यू है 3.14159265 है। हैज डिफाइंड मैक्स 100 है। हैज डिफाइंड रेक्टेंगल रिटायर एज इज 58। ये हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं की जा सकती बाद में। चौथा हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिसको हम प्रोग्राम के कहीं भी उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। इन वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन में कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही हम ऐसे फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी उपयोग करना चाहते हैं, और ऐसे फंक्शन ग्लोबल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल बना हुआ है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो है वाइड फंक्शन या फिर इंट फंक्शन, कुछ जगह में ऐसे लिखा होगा इंट मेन फंक्शन, इस प्रकार। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा है ये हमारा मेन फंक्शन है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट ही यहीं से होता है। उसके बाद फिर आपको ऐसा कर्ली ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओपनिंग, और ये उसका क्लोजिंग है। अगर इसके अंदर कोई डिक्लेरेशन होता है, कोई डिक्लेरेशन मतलब अगर इसके अंदर मैं लिख दूं, डेटा टाइप लेता हूँ इंट n इक्वल टू 20, तो हमने क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 20 दे दी। तो ये क्या है? मेन फंक्शन के अंदर है, तो ये लोकल डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन अगर जो भी चीज हमारे इस वाइड मेन फंक्शन के बाहर होता है, बाहर मतलब मेन फंक्शन के बाहर है, इसके और इसके अंदर में नहीं है, बाहर में है, तो हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का यूज किया गया है, इंट n डिक्लेयर किया गया है, तो कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। n हमारा वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल। और इंट एरिया इंट एक्स ये हमारा फंक्शन है, तो ये भी बाहर डिस्क्राइब हुआ है, तो ये हमारा ग्लोबल फंक्शन बना है। पांचवा हमारे पास मेन फंक्शन सेक्शन। सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता ही है। ठीक है, मेन फंक्शन तो रहेगा ही। मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से ही खत्म होता है। मेन फंक्शन में हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वह दो पार्ट में होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जिनका उपयोग हम एग्जीक्यूशन पार्ट में करना होता है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल बना हुआ है, ठीक है, पहले मैं पॉइंटर से एक बार पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि इंट मेन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर वाइड लिख दिया गया है, इससे कोई इशू नहीं है, ये हमारा मेन फंक्शन ही है जिसके वजह से अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट से क्या होता है? स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होगा। इसके अंदर हमारे सारे स्टेटमेंट होते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पे इंट n, इंट हमारा डेटा टाइप है जहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, पूर्णांक संख्या। तो इंट यूज हो गया। n हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक नाम है जिसकी हमने वैल्यू कितनी दी है, 15। ठीक है, ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है। अब ये डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। जब हम इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले लिखना है बाद में लिखना है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंट टैब उसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रिंट टैब ऊपर हो गया तो फिर प्रिंट नहीं होगा, वैल्यू तो बाद में मिली तो प्रिंट कुछ नहीं होगा। प्रिंट टैब भी हमारा फंक्शन है। तो ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। एग्जीक्यूशन पार्ट यहाँ पे ये तो डिक्लेयर हुआ है कि n की वैल्यू 15 है, हमने बता दिया, बट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमको पता चलता है कि जब एग्जीक्यूट हुआ तो n की वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज d स्लैश परसेंटेज डी डबल क्लोज कॉमा n। तो n की वैल्यू परसेंटेज d मतलब डिजिट के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी और प्रिंट होकर हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसा चलता है, तब जाके हमको वैल्यू रिटर्न 0 होगा और हमारा प्रोग्राम सही तरीके से प्रिंट होगा। थर्ड हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर सभी यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया भी गया है इंट सम। देखो अभी हमने देखा था मेन फंक्शन के लिए, तो उसमें क्या होता है, वहां पे भी आपने देखा होगा कि इंट लिखा होता है, फिर उसके बाद लिखा होता है मेन फंक्शन। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार आएगा, इंट के बाद मेन फंक्शन। वैसे यहाँ पे भी इंट है, सम है। अगर आपको इंट के बाद या फिर void के बाद, किसके बाद, void के बाद अगर मेन फंक्शन लिखा हुआ है तो ये दोनों हमारा मेन फंक्शन है। अगर इसके बाद मेन नहीं लिखा है, इसके अलावा कुछ और लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो वो हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन होगा। क्या होगा, यूजर डिफाइन फंक्शन, मतलब यूजर ने खुद से डिफाइन किया गया है ऐसा फंक्शन है, जिसको हम अपने मेन फंक्शन के अंदर मतलब इसके अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, अगर मेन नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिखा है, तो ये भी क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जहाँ पे इंट x और इंट y है, दो वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर वाली। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई, हम रिटर्न करा रहे हैं x प्लस वाई, तो इनकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इनकी वैल्यू दिया जाएगा, तो वो हमको रिटर्न क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन हमको रिटर्न करेगा। कि मान लो कि x का वैल्यू हमने 10 रखा, y का वैल्यू 20 रखा हमारे मेन फंक्शन में, तो क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न पे आएगा 10 प्लस 20 कर देगा। तो जब रिटर्न होने के बाद हम अगर सम की वैल्यू पूछेंगे, मतलब सम क्या है हमारा, सम हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमको 30 हमारा वैल्यू मिलेगा। अब देखते हैं सिंपल सी प्रोग्रामिंग टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे उसका सेक्शन हमने बताया गया है। इस प्रोग्राम का जो वर्किंग प्रोसेस है ये मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो बस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कैसे हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हमको पता है कि ये जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है ये होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जहाँ पे हम फाइल का नाम, ऑथर का नाम, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फाइल का नाम हो गया, ऑथर का नाम हो गया, ठीक है, किस डेट में ये बना और इस प्रोग्राम का वर्क क्या है, ये सब चीज डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फिर आता है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि हम कोई फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो वो हमारा लिंक सेक्शन हो गया। हैज डिफाइन, हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिफाइन सेक्शन हो जाएगा। फ्लोट और हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आर को हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो मेन फंक्शन इस पॉइंट पर है, ठीक है, और ये उसका ओपनिंग है और ये वाला उसका क्लोजिंग है। तो इसके बाहर अगर कुछ भी चीज डिक्लेयर किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा, हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। वैसे यहाँ पे फ्लोट एरिया फ्लोट है, तो ये भी फ्लोट के बाद एरिया लिखा हुआ है और फंक्शन है, तो ये ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन ये भी आएगा। इंट मेन फंक्शन तो हमारा मेन ही फंक्शन ही है, ये तो सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर अगर हम कुछ डिक्लेयर करते हैं तो वो कहलाता है हमारा लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट बोला गया है। प्रिंट एफ, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट है। स्कैन एफ भी हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट है। प्रिंट एफ फिर आ गया तो वो भी हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट है। देन रिटर्न 0, जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली आउटपुट दे देगा। ठीक है, फिर नीचे में बोला गया फ्लोट एरिया फंक्शन। तो फ्लोट एरिया, अगर कभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी बताया हूँ, इंट के बाद मेन लिखा है और ब्रैकेट बना है, ये हमारा मेन फंक्शन है। अगर वहां पे वाइड लिखा है और मेन लिखा है तो ये भी हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। अगर मेन के अलावा कुछ और लिखा है, इंट के बाद इंट या फिर वाइड अगर कुछ भी है, ठीक है, अगर कुछ भी लिखा है, ए बी सी लिखा है या फिर एरिया लिखा है, कुछ भी लिखा है और ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। अगर मेन नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, तो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एरिया, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है,
फिर एरिया फ्लोट आर, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शन है। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको रिटर्न करेगा, रिटर्न करके वो फंक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पर कॉल हुआ है तो वहां पे उसकी वैल्यू आएगी, देन रिटर्न 0, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं इस प्रोग्राम को समझाऊं तो इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।